हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 विद केस लॉस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यदि आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है। यूनिट 10 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और हमारे यूनिट सेकेंड जो है वो चल रही है और आज इसका 6th सेशन है। ठीक है, तो और इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और इसके बात करते हैं आज के कंसेप्ट की। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें 7 फंडामेंटल राइट थे। आपका राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 टू 18 है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28 में दिया गया है। आपका कल्चर एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल 29 टू 30 में दिया गया है। और हमारा एक और फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको कि अभी रिमूव कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट के दौरान 1978 में, जो है यहाँ से रिमूव करके एक लीगल राइट टू प्रॉपर्टी को बना दिया गया। एंड लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। यदि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो वो आर्टिकल 32 में जाके सुप्रीम कोर्ट में रेट फाइल कर सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 13 के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोई ऐसा लॉ है जो कि पोस्ट प्री मतलब जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का बना हुआ है और वो किसी भी प्रोविजन जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के किसी भी ग्राउंड को वायलेट करता है तो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि ऐसे कोई लॉ है, मतलब कोई भी ऐसा लॉ बनाया ही नहीं जाएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ऐसा कोई लॉ बनाया ही नहीं जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन की वायलेशन करता हूँ। ठीक है, और आर्टिकल 14 के बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 14 जो है वो इसका एक नेगेटिव कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है, जहां पर एक स्टेट को बोला गया कि स्टेट जो है वो डिनाई कर ही नहीं सकता इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, टू एनी पर्सन विद इन इंडिया। ठीक है, कोई भी किसी भी पर्सन के को जो है वो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा स्टेट। ठीक है, ये स्टेट की ड्यूटी बोली गई है। और जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर बोला है कि द टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो बेस्ड है आपके 14th अमेंडमेंट ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर। ठीक है, और जहां पर ये प्रोवाइड किया जाता है कि लॉ शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द पीपल। ये जो लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये लॉ सभी लोगों पर जो है वो इक्वली एप्लीकेबल है, मतलब सभी लोगों को इक्वल प्रोवाइड किया गया है, ये फंडामेंटल राइट। ठीक है, और हर कोई पर्सन जो है वो एंजॉय कर सकता है विद द राइट एनी प्रिविलेजेस और फेवरिज्म टू वार्ड अप एनी पर्सन। ठीक है, और ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है बिकॉज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो बोले एक पॉजिटिव कंसेप्ट है बिकॉज ये इम्प्लाई करता है ड्यूटी ऑन द स्टेट टू टेक एक्शन। कि यहाँ पर यदि कोई भी पर्सन इस तरह से वायलेशन करता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की यहाँ पर बात की गई कि स्टेट जो है वो प्रोटेक्शन देगा किसी भी कोई भी पर्सन, यदि किसी भी पर्सन के साथ इनइक्वल सा बिहेव करता है तो स्टेट वो एक्शन ले सकता है वहां पर। ठीक है, एक केस है बोथ दीज एक्सप्रेशन मेक प्रोविजन इक्वल ट्रीटमेंट, दोनों ही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, दोनों ही क्या है एक प्रोविजन है जो कि ये बताता है कि इक्वल ट्रीट किया जाएगा बाइंडिंग ऑफ द स्टेट। ठीक है, इन केस में एक श्रीनिवास थिएटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया बोथ दीज एक्सप्रेशन में अपेयर टू सेम बट दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग। बट यहाँ पर बोला है कि चाहे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये दोनों ही जो है वो इनका सेम एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके मीनिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट। द टर्म इक्वलिटी बिफोर लॉ एक डायनेमिक कंसेप्ट है और विद मेनी एस्पेक्ट। ठीक है, और वन सच एस्पेक्ट बी देयर शुड बी इन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। यहाँ पर बोला है कि ये कहा गया है कि ये एब्सेंस करता मतलब ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को प्रिविलेजेस नहीं दी जाएगी। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर, हर एक पर्सन जो है वो इक्वल है इन आई ऑफ लॉ। ठीक है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये कहा गया है कि इन आई ऑफ लॉ के हर एक पर्सन जो है वो इक्वल है, चाहे कोई पर्सन प्रेसिडेंट है या दूसरा कोई पर्सन जो एक कांस्टेबल भी है तब भी वो इक्वल होगा। ठीक है, हर एक पर्सन जो है वो उसको इक्वली हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, और उसको राइट रहेगा किसी भी पर्सन को सूट करने का में सेम कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, यदि किसी पर्सन के किसी को भी यदि केस फाइल करना होएगा
तो वो कर सकता है, ठीक है। उसको राइट होगा, हर एक पर्सन को समान मुकदमा करने का या मुकदमा दायर करने का अधिकार होगा, और उन लोगों के लिए समान जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और बोले बिना किसी विदाउट एनी, ये जो राइट है वो अवेलेबल है हर एक पर्सन के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, एनी ऑफ सच फैक्टर, ठीक है। एक केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, यहाँ पर हेल्ड किया गया था टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। इसमें ये बोला था कि जो टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है एक नेचुरल कंसिक्वेंसेस है ऑफ द टर्म इक्वलिटी बिफोर लॉ। दस ये इट इज वेरी डिफिकल्ट है इमेजिन करना सिचुएशन विच there has been a violation of equal protection of law is not a violation of equality before law, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि इस प्रकार हम इस कंडीशन को समझना भी बहुत मुश्किल है कि जिसमें ये कहा है कि कानून के समान संरक्षण का उल्लंघन हुआ है तो कानून के समक्ष समानता का भी उल्लंघन जो है नहीं, ठीक है। ये दोनों ही जो है वो भले ही देखने में आपको एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ जो है वो अलग अलग है, ठीक है। दोनों ही शब्द जो है वो एक इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे को। अब रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं तो डाइसी ने कंसेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का, जिसमें हमने कहा है कि रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो इक्वल है, हर एक पर्सन इक्वल है इन आई ऑफ लॉ, ठीक है। कि कोई भी पर्सन लॉ से बड़ा नहीं है, ठीक है। नो वन पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ से आगे कोई भी पर्सन नहीं है। इक्वलिटी ऑफ लॉ जो है वो एक पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन किया गया था डाइसी के द्वारा। और डाइसी ने इसकी 3 मीनिंग दिए थे। सबसे पहले तो बोला था कि सुप्रीम होगा क्या, लॉ। इट मीन्स कि लॉ क्या है, सुप्रीम है, एंड गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह का एक्ट नहीं कर सकती आर्बिट्रली, ठीक है। मतलब सरकार जो है वो मनमाने ढंग से कोई भी कार्य नहीं कर सकती, ठीक है। इसमें ये कहा था कि गवर्नमेंट भी काम करेगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ही करेगी। सबसे ज्यादा सुप्रीम क्या है, लॉ है। इफ अ पर्सन यदि वायलेट करता है किसी भी प्रोविजन को, इफ अ पर्सन हैज वायलेट एनी लॉ तो उसको जो है वो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और बट ही कैन नॉट पनिश फॉर एनीथिंग एल्स, ठीक है। बट ये नहीं है कि उसको हर किसी चीज के लिए जो है वो पनिशमेंट दे दी जाए। वो उसी बोला है कि यदि कोई किसी भी व्यक्ति ने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसे दंडित किया जा सकता है, लेकिन उसे सरकार अपनी मनमर्जी से दंडित नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा सुप्रीम का होगा, लॉ होगा। सेकंड है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसमें ये कहा गया है, इसका मतलब ये है कि सभी लोग जो भी हैं वो कानून के समान प्रावधानों के अधीन होना चाहिए, ठीक है। कि इक्वलिटी होनी चाहिए बिफोर लॉ, इन आई ऑफ लॉ। यहाँ पर बोला है कि इन आई ऑफ लॉ मतलब कानून की नजरों में हर एक पर्सन जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जो पर्सन गवर्नमेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब नो पर्सन इज अबव द लॉ एंड फॉलो द लॉ, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, और जो भी पर्सन होंगे तो उनको कानून का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साधारण कानून से उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है कि people is not granted by the constitution but instead it is a result of law and result of law of land and which is administered by the court, ठीक है। जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है कोर्ट के द्वारा। और हमारे इंडिया में कौन कौन सा रूल चल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड रूल जो है वो अडॉप्ट किया गया था। थर्ड रूल को हम ओमिट करते हैं बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा है कि सबसे सुप्रीम क्या होगा, लॉ होगा, एंड साथ ही साथ बोला है इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा, ठीक है। और हम थर्ड को जो है वो इस थर्ड डाइसी के रूल को हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन क्या है इक्वलिटी बिफोर लॉ की। ये बोला है कि देयर इज सम एक्सेप्शन है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, जो कि प्रोवाइड की गई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हम आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 जो कि पार्लियामेंट के मेंबर को और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को जो है वो यहाँ पर एक्सेप्शन थोड़ा सा प्रिविलेजेस देता है कि यदि कोई भी अपने पार्लियामेंट के दौरान या अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ भी वो बातचीत करते हैं, किसी भी तरह का वहां पर यदि आपने देखा होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बहस करते हैं या कुछ भी किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो वो कुछ भी जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। तो वहां पर बोला कि यदि उनके वहां अंदर जो भी प्रोसीजर होगा और जो भी प्रोसीडिंग होगी, ठीक है, तो उसके लिए किसी भी पर्सन को लायबल नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। एनीथिंग विच दे से विद इन द हाउस, ठीक है। आर्टिकल 359 में बोला गया है कि देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो चाहे इंक्लूड
आपका 14 आर्टिकल 14 भी जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई पर्सन उस टाइम ये कहे कि मेरे फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है, मेरे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, तो ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन तो उसको वो बाद में चैलेंज नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में। ठीक है, और आर्टिकल 361 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो लायबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में यदि उनके द्वारा कोई भी एक्ट किया जा रहा है जो कि वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, पावर एंड ड्यूटी को एक्सरसाइज करने के लिए कोई एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्रिविलेजेस दी गई है कि वो लायबल नहीं होंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ की क्या बात करते हैं, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है कि इम्पोज करती है ड्यूटी ऑफ स्टेट, कि स्टेट जो है वो ऑल नेसेसरी स्टेप ले सकता है इंश्योर करने के लिए, गारंटी देने के लिए कि इक्वल ट्रीटमेंट हो सभी पीपल के साथ। ठीक है, फॉलोड लाइक अ पीपल की सारे ही पीपल को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, लाइक फॉलोइंग अंडर द रूल और अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और इवन इफ पर्सन हु आर अंडर डिफरेंट पोजीशन, यदि कोई भी पर्सन है जो कि डिफरेंट पोजीशन है, तो इससे जो है वो ये मैटर करता ही नहीं कि कोई पर्सन जिसकी रैंक जो है वो रैंक 1 में है, या कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि ग्रेड 1 का ऑफिसर है और ऐसा पर्सन जो कि पीएन है, तो हर एक पर्सन क्या है, इक्वल है। ठीक है, इससे रैंक और उसकी पोजीशन से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। आर्टिकल 14 में ये बोला है कि आप जो है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हो। आर्टिकल 14 में प्रोवाइड किया गया है प्रोविजन कि आप इक्वलिटी को लाने के लिए कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बोला है बट एवरी पर्सन इज नॉट द सेम, हर एक पर्सन सेम नहीं होता, देयरफॉर इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी लेके आना है। हम क्या कर सकते हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इस चीज को देखते हुए। अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, ताकि इनइक्वालिटी को समाप्त करके इक्वलिटी लाई जाए। ठीक है, लेजिस्लेचर को अलाउ किया गया है आइडेंटिफाई करो और क्लासिफाई करो डिफरेंट डिफरेंट पीपल को, बिकॉज कि ताकि उन लोगों के साथ अनइक्वल जो है वो ट्रीट ना हो। ठीक है, इक्वलिटी लाने के लिए। अब ये हम क्यों कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन खुद ही क्यों हम उनमें डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि देखो ये एक ऐसा कम्युनिटी है जहां और ऐसी सोसाइटी है जहां बहुत अच्छी हाई क्लास पीपल रहते हैं, और ऐसी कम्युनिटी है उसके साथ ही जहां जो है वो उन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। तो हम एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा जो है ज्यादा बेनिफिट देकर इनके इक्वल लाया जा सके। ठीक है, तो ये होता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ताकि ये जो डिफरेंस है वो समाप्त हो सके। और क्लासिफिकेशन जो है बोला है कि क्लियर होनी चाहिए, नॉट आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। जो भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, और देयर विल बी नो जुरिस्डिक्शन, यदि जुरिस्डिक्शन बोला है, और ना ही तो आर्बिट्रेरी होनी चाहिए, ना ही क्योंकि ऐसे मामले में कोई औचित्य नहीं होगा, भले ही आर्टिकल 14 के द्वारा जो है वर्गीकरण की अनुमति देता है। इस तरह से हम यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो किसी भी पर्सन को यहाँ पर कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाती। ऐसा नहीं कि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि उसके रैशनल बेसिस पर या किसी भी इनकम के बेसिस पर, या मतलब किसी भी रैशनल और कास्ट के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। हम क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे, उनकी इनकम के बेसिस पर, यानी विदाउट एनी रैशनल बेसिस जो भी आप क्लासिफिकेशन करोगे वो इनकम के बेस पर करोगे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की है, और हम उन क्लासिफिकेशन को करके क्या करेंगे, उन लोगों को जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कम है, ठीक है, तो उनको हम थोड़ा सा बेनिफिट देकर उनको हम इक्वलिटी लेके आएंगे उनमें। ठीक है, और यदि कोई भी लेजिस्लेचर ऐसा पास किया गया है जो कि पर्टिकुलर फेवर करता है किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को विदाउट एनी रैशनल बेसिस, ठीक है, तो ऐसा लॉ पास भी हो गया तो हम जुडिशरी जो है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, और सच यदि आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन करी जाती है क्लासिफिकेशन के द्वारा, तो ये क्लास लेजिस्लेशन जो है वो कहलाती है और उसको फॉरवर्ड किया जा सकता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट इट अलाउ द रीजनेबल क्लासिफिकेशन विच then legislation जो कि पास किया जाएगा ऑन द रैशनल बेसिस पर फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग सम सब्जेक्टिव गोल, स्पेसिफिक गोल, कि हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो इस बेस पर की जाएगी कि हमें जो है वो अचीव करना है, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो है वो अचीव करना है। ठीक है, उस बेस पर हम जो है क्लासिफिकेशन करेंगे।
ठीक है। अब टेस्ट किस तरह से किया जा सकता है क्लासिफिकेशन का, तो बोले फॉर हम डिटरमाइनिंग करेंगे किस तरह से क्लासिफिकेशन की जाएगी। यहाँ पर लेजिस्लेचर को एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना है, तो हम किस तरह से उसका टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बोला क्लासिफिकेशन जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह से आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट चेकिंग ऑन रिस्पॉन्सिबल रीजनेबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, ऐसी क्लासिफिकेशन करेंगे जो कि स्पष्ट हो, जो कि इसलिए हो, इस बेस पर हो कि इनकम के उन लोगों की कैसी है, इनकम के बेस पर हो, ठीक है, ना कि किसी कास्ट या किसी भी तरह की अनरीजनेबल हो, ठीक है। रीजनेबल होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। और जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो भी डिफरेंशिया यहाँ पर बोला है कि वर्गीकरण जो कि भिन्नता लागू की गई है जिसमें, तो इसका रियल और इम्पॉर्टेंट कनेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेजिस्लेचर जो है क्लासिफाई करता है पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है, हम इनकम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और एक इस पर बेस्ड होने चाहिए। हम इस क्लासिफिकेशन को करेंगे तो क्यों करेंगे, ताकि बेनिफिट मिल सके उन पीपल को जो कि लो इनकम अर्निंग है, लो इनकम है, अर्निंग लो इनकम है, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी जाए। जैसे कि गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स होते हैं कि ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ी सी कम उनकी अर्निंग है, तो उनको हम राशन वगैरह देते हैं, तो डिपोज वगैरह, ठीक है, ताकि हम जो है उनको इक्वल कर सकें, ठीक है। और ये वैलिड क्लासिफिकेशन होगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एक री स्पेशल कोर्ट विल में भी ये बताया कि हैड वार्न अगेंस्ट ओवर एम्फेसिस द क्लासिफिकेशन। यहाँ पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिफिकेशन इज सब्सिडरी रूल which has been by court to facilitate the doctrine of equality if there is an overemphasis on the doctrine of classification, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला था कि आर्टिकल 14 में ये बोला है कि आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो भी आप क्लासिफिकेशन, मतलब आर्टिकल 14 में हम इक्वलिटी की बात देखते हैं, तो हम कहीं कहीं जो है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि ऐसे लोग हैं जो कि अनइक्वल है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा हम थोड़ा सा बेनिफिट दे देंगे ताकि वो इक्वल हो सके, ठीक है। न्यू कंसेप्ट ऑफ लॉ क्या है, आफ्टर जब हम सेवरल केसेस को डिस्कस करते हैं, तो कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 में जो दिया गया हैज गॉन थ्रू अ मेनी चेंजेस, एंड नाउ प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी जो है इसका बहुत ग्रेटर स्कोप है, ठीक है। और ठीक है, क्योंकि बार बार जो है वो केसेस आते रहते हैं, तो अलग अलग प्रोविजन हमें देखने को मिलते हैं। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा के केस है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इस केस के बारे में। यहाँ ये इंडियन एयरलाइन का केस है, और जिसमें ये था कि 35 की एज तक जो है वो किस जो एयर सर्विसेज में थे उनको रिटायर कर दिया जाता, और ऐसा होता है कि यदि 35 ईयर से पहले भी यदि कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट पाई जाती है, तो हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये जो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस सिस्टम है एयर होस्टेस का, ये ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो डिस्क्रिमिनेट एक ग्राउंड है किसका, ये अमाउंट है टू, मतलब हम उसको एक किस तरह से समझते हैं, देखो कि एक महिला यदि वो प्रेग्नेंट पाई जाती है तो हम उसको क्या कर दे रहे हैं, उसकी जॉब से टर्मिनेट कर देंगे। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है, मतलब एक मेल फीमेल के बेसिस पर जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और ये रेगुलेशन जो कि प्रोवाइड किया गया है कि 4 ईयर की सर्विस and the air hostess could marry through therefore the ground of pregnancy was not reasonable। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो यहाँ पर रूल है वो आपका रीजनेबल नहीं है, और यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो रूल है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर के हमारे राइट टू इक्वलिटी का हनन है, मतलब ये वायलेट करता है हमारे इस राइट टू इक्वलिटी। एक और केस है सिमिलर केस, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पर रूल 34 ऑफ द सेंट्रल सर्विस रूल जो कि हेल्ड हुआ था बाय द वायलेटिंग द आर्टिकल 14 एंड दस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अंडर दिस रूल एंड द क्लासिफिकेशन जो भी की जाएगी बिटवीन द पेंशनर जो कि रिटायर कर दिए जा रहे थे बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, यहाँ पर क्या हो रहा था कि ऐसे लोग जो कि किसी स्पेसिफाइड एज मतलब
डेट को जो है वो, मतलब ऐसे लोग जो कि उस स्पेसिफाइड डेट को रिटायर हो गए, उनकी जो रिटायरमेंट, जो कि उनकी सैलरी थी, बाद में जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, उसमें जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा था कि ऐसे लोग जो कि इस पर्टिकुलर डेट को रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन कुछ अलग थी, ऐसे लोग जो कि पर्टिकुलर इस डेट को रिटायर होंगे तो उनकी पेंशन जो है वो अलग थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया था कि क्लासिफिकेशन जो है वो इरेशनल है बाय द कोर्ट और ये आर्बिट्रेरी है, और साथ ही साथ ये बताया था कि ये जो है इन्फ्रिंज कर रहा है आर्टिकल 14 के प्रोविजन को। ठीक है, एक और केसेस बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था न्यू डायमेंशन ऑफ आर्टिकल 14। यहाँ पर जस्टिस पी.एन. भगवती ने रूल दिया था, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ऑब्जर्व किया था रूल ऑफ लॉ को, प्रीमेडिटेड द एंटायर फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये एक्सक्लूड किया था आर्बिट्रेरीनेस को, और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि आर्बिट्रेरीनेस होती है, ठीक है, यदि किसी भी तरह का आर्बिट्रेरीनेस होती है तो हम डिनाई कर सकते हैं रूल ऑफ लॉ को। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर जो है वो रूल ऑफ लॉ का जो है वो डिनाई किया गया है, रूल ऑफ लॉ को डिनाई किया है। सो एवरी एक्शन, जो भी स्टेट कोई एक्शन ले रहा है, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए आर्बिट्रेरीनेस से, और कोर्ट जो है वो उसको, और यदि उनके तरह कोई ऐसा लॉ बना भी दिया है तो यहाँ पर कोर्ट के पास पावर होती है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको डिक्लेयर कर सके। इसलिए जो स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 है ये बहुत ग्रेटर है, और जस्ट बीइंग इक्वेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, और ये गारंटी करता है अगेंस्ट द आर्बिट्रेरीनेस को, और विच में एग्जिस्ट इन एक्शन ऑफ स्टेट, एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिफिकेशन इज merely subsidiary to this आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 में दिया गया है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी तक हमने यही तो पढ़ा। ठीक है, एंड इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आर्टिकल 14, जो कि प्रोवाइड करता है इक्वलिटी ऑफ ऑल, क्योंकि हर किसी को इक्वलिटी, समानता का अधिकार देता है, और ये बात करता है कि किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन। ठीक है, और अंडर आर्टिकल 14 में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिए गए हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आई होप आपको ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस।